आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अर्थ स्ट्रक्चर। जब हम अर्थ स्ट्रक्चर की बात करते हैं यानी पृथ्वी की संरचना की बात करते हैं तो ये चैप्टर आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से आपको जनरली क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं पहले ये देख लेते हैं। उसके बाद इसे हम डायग्राम यानी कि चित्रों के माध्यम से, उसके बाद हम इसके फैक्ट को देखेंगे और इसके बाद हम उसके कॉन्सेप्ट की एनालिसिस करेंगे। तो हमें इस टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है कि यहाँ पर पहले डायग्राम और एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझना है कि अर्थ की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है और फिर उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट और फैक्ट पे आएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अर्थ स्ट्रक्चर का टॉपिक। जब अर्थ स्ट्रक्चर की बात की जाए तो अर्थ को हम 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, कितनी लेयर्स में? 3 लेयर में। सबसे बाहरी जो परत होती है, जो आउटर लेयर होती है, उसे कहा जाता है क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी। उसके बाद उसकी भीतरी यानी कि क्रस्ट के नीचे जो दूसरी लेयर होती है उसे कहा जाता है मेंटल, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मेंटल शब्द का यूज़ होता है। और सबसे आंतरिक जो स्तर होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में कहा जाता है कोर। ओके, तो सबसे बाहरी जो लेयर थी वो क्रस्ट, उसके बाद मेंटल और उसके बाद कोर। अब इन्हें हम कंपेयर करेंगे अंडे से यानी कि एग से। आप सभी ने अंडे को जरूर देखा होगा। जब अंडा देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि अंडे का जो बाहरी भाग है, ओके, वो बाहरी भाग जब तोड़ा जाता है तो बहुत ही पतली लेयर का होता है और वो कुछ क्रंची सी एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, पतला सा, और उसका यदि हम तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाएगा लेकिन सॉलिड फेज में होगा यानी कि कठोर होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो अंडा है, अंडा का जो बाहरी भाग है वो ठोस अवस्था सॉलिड में है और वो पतली सी लेयर है। इसी अंडे को यदि हम मान लें कि अंडा और पृथ्वी लगभग एक ही जैसे, एक ही शेप एंड साइज के स्ट्रक्चर्स हैं, और अंडे को कंपेयर करें हम अर्थ से, तो अर्थ का जो बाहरी लेयर है, ये जो बाहरी परत है जिसे आपने भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट कहा है, ये क्रस्ट भी क्या होता है, इसी अंडे की बाहरी संरचना के समान सॉलिड होता है यानी कि ठोस अवस्था में पाया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं, जब देखते हैं कि ये जो हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर है, इसमें सेकेंड जो लेयर है वो मेंटल है। ओके, तो जब हम मेंटल की बात करेंगे तो क्या पाएंगे, मेंटल की बात में हम ये देखते हैं कि जो अंडा था, अंडे का बाहरी भाग तो हमने देख लिया कि क्या है, वो क्रस्ट है यानी कि क्रस्ट के जैसे सॉलिडिफाइंग फेज में है। और जब दूसरी लेयर की बात कर रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पानी जैसा दिख रहा है यानी कि सेमी लिक्विड फॉर्म में है, इसी को मेंटल कहा जाता है पृथ्वी के अनुसार। यानी कि अंडे में जो आंतरिक संरचना सेकेंड लेयर की वो कुछ सेमी लिक्विड फॉर्म में है, जेली लाइक है। ओके, ऐसे ही जो मेंटल होता है, ये मेंटल वाला जो सेकेंड स्ट्रक्चर का फॉर्म है, ये कैसा होता है, ये सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है यानी कि अर्धद्रव्यीय अवस्था में ये मेंटल प्रेजेंट होता है। इसका कारण क्या है, देखिए, जैसे जैसे हम धरती में नीचे की तरफ जाते हैं, ओके, तो अर्थ स्ट्रक्चर में जैसे जैसे हाइट यानी जो गहराई है, डेप्थ है, वो बढ़ती जाती है, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और हाइट क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी तो बढ़ रहा है। तो जब ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा 1 डिग्री। ओके, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो जब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो कोई भी चीज़ होगी वो तो पिघल ही जाएगी ना। तो यहाँ पे ये जो मेंटल की लेवल की बात की जाए तो मेंटल में जितनी चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, वहाँ पे सेमी लिक्विड फॉर्म में आपको प्रेजेंट मिलेंगी। ओके, अब ये जो सेमी लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर मेंटल आप
आपको दिखाई दे रहा है उसे क्या करेंगे आप, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो मेंटल वाला भाग है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो मिनरल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो किस में पाए जा रहे हैं, वो कैसे हैं, लिक्विफाइड हैं। जब भी कोई भी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होती है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो चट्टानें हैं वो आपस में टकराती हैं, तो ये जो होता है पिघला हुआ यहाँ पे द्रव्य पदार्थ, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। तो ये मैग्मा क्या होता है, इस मेंटल लेवल से ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ जाकर के इस सरफेस में बिछ जाता है। और यही मैग्मा जब समय के साथ धीरे धीरे ठंडा होता है तो इसे लावा कहते हैं, और इसी लावा से आगे चल कर के इग्नियस रॉक बनती है, और इग्नियस रॉक से बेसाल्टिक रॉक बनती है, और बेसाल्टिक रॉक से कॉटन सॉइल, यानी कि जो आपकी ब्लैक सॉइल है, जो काली मिट्टी है, उसका निर्माण होता है। तो मैग्मा था कहाँ पर, मेंटल में, मेंटल से निकला, लावा कहलाया, धीरे धीरे ठंडा हुआ, सॉलिडिफाई हुआ। इस लावा की टूट फूट से बनी आग्नेय चट्टानें इग्नियस रॉक से बनी बेसाल्टिक रॉक, और बेसाल्टिक रॉक से बनी आपकी ब्लैक सॉइल यानी कि काली मृदा। ठीक, तो ये था मेंटल का भाग। अब मेंटल के भाग के बाद हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे आगे की तरफ कोर को। ओके, तो जब कोर की बात करते हैं, यानी सबसे भीतरी सतह की बात करते हैं, तो अंडे में आप देखिए, अंडे में क्या दिखाई देगा, अंडे में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये जो ये येलोइश पार्ट है, ये सेंटर का थोड़ा सा सॉलिडिफाई है ना। इसी तरह से जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी की बिल्कुल आंतरिक संरचना की बात करते हैं, तो ये भी किस में है, इनर कोर की बात की जाए तो ये सॉलिड फेज में है, यानी कि ठोस अवस्था में है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब तापमान इतना ज़्यादा है धरती की गहराई में, तो फिर इसको ठोस अवस्था में होने का क्या कारण है। इसे हम थोड़ी देर बाद कॉन्सेप्ट्स के साथ देखेंगे। ओके, अभी हम एक बार समराइज़ करते हैं कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा। तो हमने क्या क्या यहाँ पर देखा है, एक बार रिकॉल कीजिए। हमने देखा है कि जिस तरह से अंडे की 3 सतहें हैं, उसी तरह से पृथ्वी को भी हमने 3 सतहों में बांटा हुआ है ना, लगभग एक जैसे स्ट्रक्चर है। सबसे बाहरी भाग जो है इसे हम भूपर्वतीय क्रस्ट कह रहे थे। ये पतली संरचना है, यहाँ पे जो प्लेट्स होती हैं, चाहे वो महासागरीय प्लेट हो, ओशियानिक प्लेट हो, चाहे वो कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय प्लेट हो, इन प्लेटों से इन रॉक जो चट्टानी संरचनाएं हैं ठोस अवस्थाओं में मौजूद हैं, इन्हीं सब से इस क्रस्ट यानी भूपर्वती का निर्माण हुआ है, जहाँ पे हम अभी सरवाइव कर रहे हैं, जहाँ पे जीवन की संभावनाएं हैं। और इसी क्रस्ट की आंतरिक इनर वाली भाग जो है वो मेंटल कहला रही है, जो सेमी लिक्विड यानी अर्ध तरल अवस्था में है, और यहाँ मैग्मा निकलता है और क्रस्ट के ऊपर फैल के लावा कहलाता है और विभिन्न प्रकार की चट्टानों के निर्माण में सहायक होता है। और जब सबसे आंतरिक भाग की बात करेंगे तो ये कोर कहलाता है, जो सबसे आंतरिक भाग है, और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है। लेकिन कोर में यदि हम सबसे अंदर वाले कोर यानी इनर कोर की बात करें तो वो सॉलिड फेज यानी ठोस अवस्था में है, क्योंकि मेंटल को भी 2 भागों में, इनर मेंटल और आउटर मेंटल में बांटा गया है, आंतरिक मेंटल और बाह्य मेंटल। इसी तरह से कोर को भी इनर मेंटल और आउटर मेंटल में भी 2 भागों में बांटा गया है। ओके, होप सो इतना आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं आगे इसके हमने एक एग्जाम्पल से इनको क्लियर किया था, अंडे और धरती के एग्जाम्पल को लेकर के। ओके, चलिए आगे की तरफ देखें, थोड़ा और स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। जब हम अर्थ स्ट्रक्चर टॉपिक को पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देख रहे हैं वो क्या है कि आपको यहाँ पर सबसे पहली स्ट्रक्चर को देखना है, क्रस्ट को। क्रस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, भूपर्वती। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं भूपर्वती। चलिए, तो भूपर्वती में अभी तो हमने ये शॉर्ट देख लिया कि ये क्रस्ट या फिर भूपर्वती है क्या।
अब एनसीईआरटी क्या कहती है, ये आपके सामने जो डायग्राम है, ये डायग्राम में सबसे ये बाहरी परत क्रस्ट है, ओके, और हम इसी की अभी बात कर रहे हैं, इसी भूपर्पटी की, है ना, ये सबसे बाहरी जो संरचना है। एनसीईआरटी कहती है कि ये आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है अर्थ का, यानी कि पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग, ओके। अब यहाँ पे ये इसकी जो प्रकृति है, इसका जो नेचर है वो ब्रिटल है, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है यानी जो मोटाई है वो अलग अलग है। कहाँ पर? ओशियानिक की अलग हो जाएगी महासागरीय की, और महाद्वीपीय पे बात करें तो कॉन्टिनेंटल एरियाज की जो रहेगी वो कैसी हो जाएगी, दोनों में वेरिएशन रहेगा। जैसे कि यूपीएससी में पूछा जा चुका है, और इस लाइन को खासकर याद रखना है क्या, कि ओशियानिक क्रस्ट इज थिनर एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो महासागरीय भूपर्पटी है वो ज़्यादा पतली होती है यदि हम बात करें, कंपेयर करें कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय भूपर्पटी से, ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रखनी है, जनरल तो बहुत ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी, कि जो थिकनेस होती है यानी जो मोटाई होती है ओशियानिक क्रस्ट महासागरीय भूपर्पटी की वो 5 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। और जब कॉन्टिनेंटल की बात करें तो 30 किलोमीटर तक होती है। ये एवरेज मोटाई की बात हो रही है, औसतन, है ना। अब यहाँ पे जो मेनली बात याद रखनी है वो ये कि ये बाहरी चट्टानों से मिलकर बनी होती हैं, जिनकी डेंसिटी जो होती है वो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक हो सकती है, ओके। और जो औसतन डेंसिटी यानी घनत्व जो होता है ओशियानिक क्रस्ट का वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। क्लियर? चलिए अब अगले टॉपिक यहाँ पे क्रस्ट हमारा क्लियर हो गया, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं की गई और मैं लास्ट में कंक्लूजन में एक साथ समराइज़ करूँगी, पर यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखिएगा कि क्रस्ट किन किन कंपाउंड से मिलकर के बना हुआ है, कौन कौन से वहाँ पे जो तत्व हैं वो मौजूद हैं। तो आपको याद रखना है कि ये बना होता है सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। क्लियर? तो क्रस्ट बना हुआ है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से, आप इसे आलसी भी कह सकते हैं, ठीक है, ALSI, या फिर इसको जनरली क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि क्रस्ट किससे बना हुआ है, तो सियोल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। जब हम इसके बाद सेकेंड लेयर की बात करेंगे मेंटल की, तो मेंटल भी इसी तरह से याद रखना है कि मेंटल बना हुआ होता है किस किस से, सीमा से, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। यहाँ पे Mg नहीं है बल्कि Ma है ना। केमिस्ट्री में आप लोगों ने उसका एलिमेंट जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, वो कैसे याद रखते हैं एलिमेंट का, Mg, लेकिन यहाँ याद रखना है Ma से है तो सीमा किसका, मेंटल का, ओके। देन जब हम कोर की बात करेंगे तो इसी तरह से कोर यानी सबसे आंतरिक परत जो होती है वो बनी होती है निफे से यानी कि निकिल और आयरन से। अब ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एग्ज़ाम में इससे पूछा ही जाता है, इसलिए कौन से मिनरल्स, कौन से एलिमेंट से कौन सा लेयर बना हुआ है इसे याद ही कर लेना है। चलिए मेंटल को देखते हैं। जब हम मेंटल की बात करते हैं तो मेंटल में आप यहाँ पर क्या देखेंगे, मेंटल जो होता है ये सेकेंड लेयर है, ठीक है, यानी कि जस्ट हम क्रस्ट लेवल की बात करें तो क्रस्ट के जस्ट बाद वाली जो लेयर होती है उसे मेंटल कहा जाता है। ये मेंटल का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक होता है, ये होता है मोहन डिस्कंटिन्यूटी से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक। अब ये मोहन डिस्कंटिन्यूटी क्या है, मैं अभी लास्ट में समराइज़ कर दूंगी कि कौन सी लेयर किस लेयर से सेपरेट हो रही है, तो उसे जिन साइंटिस्ट ने खोजा है उन्हीं के नाम पर कॉर्नाड या मोहो रोबिक या फिर गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी का नाम दे दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लास्ट में समराइज़ करूँगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। एक बार एनडीए ने पूछ लिया था एस्थेनोस्फीयर किसे कहते हैं, तो आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो खासकर ध्यान रखना है कि एस्थेनोस्फीयर क्या है, द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। जो मेंटल होती है उस मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है, ओके, उसे एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। अब एस्थेनो का मतलब होता है वीक, वीक यानी कि कमज़ोर,
और इसी के ऊपर जो क्रस्ट होता है यानी कि मेंटल है, तो मेंटल के ऊपरी भाग में तो मैग्मा प्रेजेंट है, यानी क्योंकि ये सेमी लिक्विड फेज में है। और जब पानी पे कोई ठोस वाली चीज़ रहेगी तो तैरेगी ही, ठीक है। तो इसी एस्किनोस्फीयर जो है, इसी के ऊपर जो क्रस्ट की परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं, वो फ्लोटिंग कर रही होती हैं, तैर रही होती हैं, ठीक है। और मैग्मा कहाँ पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपके अपर मेंटल में, इसे ध्यान रखना है, सेमी लिक्विड फेज में वो बना हुआ है। बाकी एनसीईआरटी में आपको ये डायग्राम थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे देखा इस कोर को, ओके। इसका सबसे ऊपरी भाग सॉलिड फेज, उसके नीचे ये मेंटल का ऊपरी भाग जो था ये लिक्विड फेज में। ये मेंटल में से हमने क्या देखा है यहाँ पर, कोर जो था वो इनर कोर सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, मेंटल लिक्विड में। और जब हम क्रस्ट की बात करेंगे, सबसे ऊपरी भाग की बात करेंगे, तो वो कैसा रहेगा, वो सॉलिड फेज में प्रेजेंट रहेगा, ओके। और सबसे बाहरी भाग क्रस्ट, फिर मेंटल, और सबसे आंतरिक भाग जो रहा वो कोर रहा। क्लियर ना। हम यहाँ पर बात करते हैं, अभी मेंटल की बात कर रहे हैं, ओके। तो मेंटल में जब हम डेंसिटी देखेंगे तो डेंसिटी क्या रहेगी, ये रहेगी यहाँ पर 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। अब ये भी याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि लिथोस्फीयर क्या है। तो लिथोस्फीयर में आप ध्यान रखेंगे कि जो क्रस्ट है, ओके, और जो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल है, इसे लिथोस्फीयर कहा जाता है, ओके। चलिए अब बात करते हैं कोर की। तो जब कोर की बात करेंगे तो कोर को कैसे हम समझेंगे, कोर जो होता है ये सबसे आंतरिक भाग है ना। और कोर में मेंटल बाउंड्री के बाद ही आएगा, यानी कि 2900 किलोमीटर के बाद, ठीक है। अब इसका जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जब इनर कोर की बात करेंगे तो सॉलिड स्टेट में है। स्लाइड की शुरुआत में ये बात आई थी कि सॉलिड स्टेट में क्यों है, तो बात इसका सिंपल सा रीज़न है कि टेम्परेचर बहुत हाई होता है, लेकिन साथ में डेंसिटी भी हाई होती है और प्रेशर भी हाई होता है, जिसकी वजह से इनर जो सरफेस है वो सॉलिड यानी कि कठोर अवस्था में पाई जाती है। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना ये है कि जो सेंटर ऑफ द अर्थ है वो 6300 किलोमीटर तक है, ओके। ये फैक्चुअल फॉर्म में याद रखना है। और थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि निकल और आयरन से कॉन्स्टिट्यूटेड होता है, तो किस मटेरियल से मिलके बना हुआ है, निकल और आयरन, है ना, निकल और लोहा से मिल करके, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे नीफे लेयर भी कहा जाता है, ओके। अब यहाँ पर हम इसे समराइज़ करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा और क्या देखा और क्या जाना। तो चलिए, जब हम डायग्राम में यहाँ पर फिर से स्टार्ट करते हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्ट की ही अब सिर्फ बात करेंगे, ओके, यानी कि कैसे फैक्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं उनकी बात करेंगे। तो समराइज फॉर्म में ध्यान से सुनिएगा, ये पूरी समरी है, क्योंकि हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जिस तरह से अंडा है उसी तरह से पृथ्वी है, इनको हम 3 लेयर्स में तोड़ सकते हैं। अंडे की बाहरी जो भाग होता है, ये बाहरी भाग जिस तरह से पतला है लेकिन सॉलिड यानी ठोस है, उसी तरह से पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का बाहरी भाग भी ठोस चट्टानों द्वारा ही निर्मित है। यहाँ पे कुछ प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स जो होती हैं ये रॉक स्ट्रक्चर कॉन्टिनेंटल या महाद्वीपीय प्लेट भी होती है, और उसके साथ हम कह सकते हैं कि ओशियानिक प्लेट भी होती है, यानी महासागरीय प्लेट द्वारा भी निर्मित होता है। तो ये क्रस्ट पूरा जो भाग है, ये सॉलिड वाला भाग, ये ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट से मिलकर के बना हुआ है। ये रही नंबर 1 बात। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये जिन मटेरियल से मिलके बना हुआ है उसे हम कहते हैं आलसी, यानी कि एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ओके। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आलसी, क्या क्या, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। फिर दूसरी बात करते हैं। अब दूसरी जो बात हुई है हमारी, हुई है मेंटल की। मेंटल में हमने क्या देखा, मेंटल में ये देखा कि जिस तरह से अंडे का जो दूसरा भाग होता है जो कि जेली लाइक है, सेमी लिक्विड है, यानी कि
हम कह सकते हैं अर्ध तरल है, चिपचिपा सा। इसी तरह से मेंटल जो होता है, मेंटल में भी जो ये परत है ये सेमी लिक्विड है, यानी कि अर्ध तरल अवस्था में है। और यहाँ पे ये जो द्रव्य पदार्थ यहाँ पर फैला हुआ है, ये द्रव्य पदार्थ में क्या देखते हैं हम कि ये जब कोई भी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, पृथ्वी में कोई भी हलचल होती है, अंतर्क्रियाएँ होती हैं, तो ये जो मैग्मा है ये पृथ्वी की सरफेस से निकल करके इस क्रस्ट सरफेस पे आता है और वहाँ पे पिघल कर बिछ जाता है ना। और धीरे धीरे जब ये मैग्मा ठंडा होता है तो इसे हम कहते हैं लावा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लावा कहते हैं। ये लावा धीरे धीरे जब ठंडा होता है चट्टानों के रूप में बदलता है, तो इसे प्राइमरी रॉक यानी कि इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टान कहा जाता है। इन्हीं आग्नेय चट्टानों से आगे बेसाल्टिक रॉक का निर्माण होता है और वही बेसाल्टिक रॉक टूट करके काली मिट्टी का निर्माण करती हैं, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन करती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये याद रखनी है कि मेंटल जो है वो किससे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है सीमा से, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। ओके, नाउ लास्ट जब हम कोर की बात करें तो कोर जो होता है सबसे आंतरिक है, और कोर में जो इनर कोर है, आंतरिक कोर वाला भाग है, वो सॉलिड फेज में है। जिस तरह से अंडे का ये भीतरी भाग, पीला भाग सॉलिडिफाई आपको दिखाई दे रहा है, इसी तरह से जो आंतरिक भाग है पृथ्वी का, ये भी कैसा होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होने के बावजूद सॉलिडिफाई है। और बना किससे है, तो यहाँ पे जो मटेरियल है वो है निकिल और आयरन, इसीलिए इसे नीफे कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है, नीफे, है ना। तो सबसे क्रस्ट किससे हुआ, क्रस्ट हुआ आलसी, ठीक है। मेंटल क्या हुआ, सीमा या मासी, और जो आंतरिक भाग कोर रहा वो क्या रहा, वो रहा नीफे यानी फेनी। जैसा भी याद रहा जाए आपको, आप ऐसे याद रख लीजिएगा। अब आती है डिसकंटिन्यूटी की बात, जो एग्ज़ाम का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और लगभग पूछा जाता है कि ये जो डिसकंटिन्यूटी है किस लेयर में कहाँ पर प्रेजेंट है, किस तरह से। तो सबसे पहली जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉर्नाड एक साइंटिस्ट, एक भूगोलविद थे। ओके, तो इन्होंने क्या किया था, इनका नाम था कॉर्नाड। ओके, क्या नाम था, कॉर्नाड। और कॉर्नाड डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखना है कि ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, यानी ऊपरी क्रस्ट और भीतरी क्रस्ट के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता है, ओके, उसे कहते हैं कॉर्नाड डिसकंटिन्यूटी। इसी तरह से एक और डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है मोहोरोविक। जनरली मोहो नाम से पुकारा जाता है, लेकिन मोहोरोविक भी कहते हैं। ये मोहो डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये जो अपर मेंटल के ऊपर जिस पर एस्थेनोस्फीयर तैर रही होती है वही है मोहोविक डिसकंटिन्यूटी। फिर से रिपीट करती हूँ, अपर मेंटल के ऊपर जहाँ एस्थेनोस्फीयर फ्लोट कर रही थी, एस्थेनोस्फीयर तैर रही थी, उसी को मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अब जनरल टर्म्स में इसे कहा जाता है कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच पाई जाती है। फिर लास्ट है गुटेनबर्ग। ओके, और भी डिसकंटिन्यूटी है जिसमें हम एक डिटेल में स्लाइड बना करके उसमें डिस्कस करेंगे। जब हम गुटेनबर्ग की बात करते हैं तो ये डिसकंटिन्यूटी किस में पाई जाती है, ये डिसकंटिन्यूटी इनर कोर और आउटर कोर के बीच में होती है। क्लियर, तो ये था डिसकंटिन्यूटी का भाग। और लास्ट टू लास्ट क्रस्ट किससे मिलकर के बना हुआ था, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, या सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ओके, यानी सियोल्ट। मेंटल किससे मिलकर के बना हुआ था, सिलिकॉन और मैग्नीशियम यानी कि सीमा। और लास्ट कोर किससे मिलके बना हुआ था, निफे यानी निकिल और आयरन। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो हमारा एनालिसिस था ये क्या था, ये अर्थ स्ट्रक्चर का था, पृथ्वी की संरचना जो कि 3 भागों में बांटी गई थी। आप इरीना बघेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स और इम्पॉर्टेंट वीडियोस भी मिलते रहें। थैंक यू सो मच।